हाय हेलो एवरीवन। सो शॉर्ट डिस्कशन करेंगे आज हम रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कि इक्विटी इन्वेस्टिंग के अंदर रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा और प्रिसाइज करें तो डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग के अंदर कैसे हम रिस्क मैनेज कर सकते हैं, रिस्क को कम कर सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो भी इक्विटी इन्वेस्टिंग है, बट वहां पे जो पैसा है हम हैंड ओवर कर रहे हैं प्रोफेशनल्स को, जो हमारे बिहाफ पे रिस्क रिवॉर्ड सारा मेंटेन कर रहा है। बट जब हम खुद पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, अपना खुद का स्टॉक्स आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, वहां पे किस तरीके का रिस्क मैनेज कर सकते हैं, रिस्क को कम कर सकते हैं, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो क्या फ्रेमवर्क रहता है मेरा, वो मैंने बहुत बार शेयर किया है, बट उसको प्रैक्टिकली उसका कैसा इंपैक्ट पड़ता है पोर्टफोलियो के ऊपर, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन रहेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो एक तो जो पॉइंट आता है सबसे पहले, वो आता है एंट्री पॉइंट के ऊपर। मतलब बहुत सारे लोगों का फोकस होता है कि एक स्टॉक के अंदर एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, क्या उस पर रिस्क कितना ज्यादा डिपेंड करता है। सो पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके की बिजनेसेस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जैसी कंपनीज हम कवर करते हैं, माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनीज होती है मेजरली, कुछ एक दो दिखेंगे जो आपको मिड कैप कंपनीज हैं। तो इनमें मतलब पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे एंट्री पॉइंट इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। उसका रीजन ये है कि इनका साइज बहुत छोटा है। और इंडिया में अगर आप पिछला 3-4 साल का डेटा देखोगे, स्पेसिफिकली कोविड के बाद का अगर आप डेटा देखोगे, तो जो इंडिया कॉर्पोरेट का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत तेजी से शिफ्ट हुआ है माइक्रो स्मॉल मिड कैप कंपनीज की तरफ में। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया की जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, उनका प्रॉफिट ग्रोथ लगातार घट रहा है। एंड ये जो छोटे मिड साइज प्लेयर्स हैं, माइक्रो साइज प्लेयर्स हैं, इनका प्रॉफिट ग्रोथ लगातार हाई पेस पे ग्रो हो रहा है। तो जब भी ऐसा होगा तो उस टाइम पे अगर आप मार्केट की बात करो तो कैसा वहां पे ट्रेंड रहता है कि जो वैल्यूएशन है वो बिल्कुल शिफ्ट होता है स्मॉलर प्लेयर्स की तरफ, मिड कैप प्लेयर्स की तरफ। बिकॉज मार्केट में हर कोई अगर आ रहा है तो वो रिटर्न कमाने के लिए आ रहा है, ग्रोथ के लिए आ रहा है। सबको अपने पैसे पे ग्रोथ चाहिए। तो ग्रोथ कहां से आएगा? जब आप ग्रोइंग बिजनेसेस के ऊपर बेट करोगे। तो जिस तरीके की कंपनीज हम यहाँ पे ट्रैक करते हैं, उनमें पर्सनली मुझे नहीं लगता कि एंट्री पॉइंट इतना ज्यादा मैटर करता है। बिकॉज इवन दो अगर आपने एक अच्छे बिजनेस को, ग्रोइंग बिजनेस को, अगर आपने बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन पे भी बाय कर लिया है, एंट्री पॉइंट आपका बहुत हाई है, स्टिल 2-3 साल के टाइम पे एक डिसेंट रिटर्न हम वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर वो बिजनेस अच्छा करता रहता है। बिकॉज हमको ट्रैकिंग वगैरह तो करना ही है यहाँ पे। हम वो बाय होल्ड वाली जो इरेशनल फिलोसफी है वो तो हम यहाँ करते नहीं है, क्योंकि वो बुक में अच्छी लगती है। प्रैक्टिकली उसका कोई इंप्लीकेशन नहीं है। आपको कोई भी बिजनेस आप बाय कर रहे हो, आपको उसको कॉन्स्टेंटली ट्रैक करना ही पड़ेगा। बिकॉज तभी आप इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे। सिर्फ बाय कर लिया और सिर्फ हम ये सोच रहे हैं कि 10 साल में हमारा रिटर्न बन जाएगा, तो वैसा होता नहीं है। आपका वेल्थ डिस्ट्रक्शन होने का चांस बन जाता है। तो ये जो हमारा फ्रेमवर्क है, जिस तरीके की कंपनीज हम ट्रैक करते हैं, यहाँ पे एंट्री पॉइंट इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। क्योंकि अगर आपने 15-20 या 30% ऊपर भी खरीद लिया किसी स्टॉक को, लेकिन उसका अंडरलाइन बिजनेस बहुत हाई पेस पे ग्रो कर रहा है, डिमांड सिनेरियो काफी स्ट्रांग है, और अगला 2-3 साल अगर वो चीजें अच्छे से एग्जीक्यूट होती है, तो स्टिल हम डिसेंट रिटर्न वहां से बना सकते हैं। रिस्क जो है वो सबसे बड़ा आता है आपका सेलिंग पॉइंट के ऊपर, यानी कि एग्जिट पॉइंट के ऊपर। अब एग्जिट में दो तरीके का रिस्क आ जाता है। पहला तो जो केस हम डिस्कस करेंगे वो मतलब आप देखते हो कि कई बार एक सडन इम्पैक्ट पड़ता है एक बिजनेस के ऊपर, एक बहुत बड़ा नेगेटिव डेंट पड़ता है एक बिजनेस के ऊपर। जैसे आप देख सकते हो आईएफएल फाइनेंस का जो केस हुआ था। सो लास्ट ईयर इसी टाइम के अराउंड हमने आईएफएल फाइनेंस को डिस्कस किया था। एक अंडर वैल्यूड एनबीएफसी, प्राइस टू बुक उसका 2 से भी कम, आरओई 18-20%, एयूएम का ग्रोथ 30-35%, तो एक अच्छा बेट लग रहा था वहां पे। लेकिन फोर्थ क्वार्टर के अराउंड आरबीआई ने उसके गोल्ड लोन वाले सेगमेंट के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। तो आईएफएल फाइनेंस का जो 33% जो बुक है वो गोल्ड लोन था, और उस पे आरबीआई ने बैन लगा दिया। मतलब वो वाला पार्ट आप ग्रो कर ही नहीं सकते। तो ये होता है सडन इम्पैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस का 1/3 जो सेगमेंट है वो अब गया, उस पर ग्रोथ नहीं आ सकता। सो सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पे ये आ जाता है कि अगर वहां पे हम वेट करें कि मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, या इसका 1-2 क्वार्टर में क्या इसका इसका रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, तब तक आपका आधा गेम जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि स्टॉक अगले दिन से ही आप देखोगे कि मार्केट उसको पनिश करना स्टार्ट कर देगा, जैसे आईएफएल के केस में हुआ भी था। सो ऐसे केस में क्या करना है, जब भी इस तरीके का हेडलाइन दिख रहा है कि फॉर एग्जांपल कोई फ्रॉड निकल गया किसी बिजनेस के अंदर, या इस तरीके का कोई बैन लग गया एक बिजनेस पे, या फिर आईटी की रेड पड़ गई, या कोई बहुत बड़ी पेनल्टी पड़ गई, या गवर्नमेंट का कोई ऐसा रेगुलेशन आ गया, उस केस में हमें ये कोई वेट नहीं करना है कि मैनेजमेंट क्या क्लैरिफिकेशन दे रहा है। बिकॉज मैनेजमेंट जो भी क्लैरिफिकेशन देगा, बिजनेस पे तो इम्पैक्ट आज पड़ गया उसका, मार्केट अगले दिन से उसको डिस्काउंट करना स्टार्ट कर देगा, उसका करेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर हम वहां पे इन चीजों का वेट करेंगे कि मैनेजमेंट की कमेंट्री सुन ले, कॉन कॉल हो जाए,
तब तक गेम हो जाएगा 50। आप देखोगे आईएफएल फाइनेंस के केस में अगले दिन से स्टॉक जो है वो लोअर सर्किट लगाना शुरू हो गया था। आई थिंक 2-3 दिन तक उसका सर्किट वहां पे कंटिन्यू रहा था। उस केस में हमको क्या करना है कि जो भी एंट्री पॉइंट मिल रहा है, जो भी मार्केट में प्राइस मिल रहा है, हमको वहां पे एग्जिट करना है, फटाफट से एग्जिट करना है। वहां पे हमको ये नहीं देखना है कि मेरा 30% लॉस में है या 40% लॉस में है, बिकॉज वो पैसा गया। अगर हम उसको रिकवर करने का सोचेंगे उसी स्टॉक के अंदर, तब बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, सिर्फ इस स्टॉक के अंदर नहीं बल्कि पूरे पोर्टफोलियो पे। क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि जो अगला इन्वेस्टिंग डिसीजन भी आप लोगे वो भी आपका खराब हो सकता है, क्योंकि साइकोलॉजिकली वो इम्पैक्ट करता है कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को। सो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा केस हुआ है, वहां से एग्जिट करना है। अब ये तो हो गया हेडलाइन वाला केस कि मतलब एकदम से कोई बड़ा न्यूज में आपने सुन लिया, मीडिया में आ गया, इस तरीके के केसेस तो आपको हाईलाइट हो जाएंगे। वहां पे ऑफकोर्स जो समझदार होगा वो एग्जिट कर लेगा, जो बहुत समझदार होगा वो वेट करेगा क्लैरिफिकेशन का। तो यहाँ से तो फिर भी हम मैनेज कर सकते हैं। जो दूसरा केस आता है रिस्क मैनेजमेंट का, वो आई फील कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। जो रिस्क वाला केस है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को। सो कई बार आप ऑब्जर्व करोगे कि अगर आपके पोर्टफोलियो में 7-8-10 स्टॉक्स हैं, एंड उनमें कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके बिजनेस ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में लगातार अच्छा परफॉर्म किया है, और मार्केट ने स्टॉक्स को बहुत अच्छे से रिवॉर्ड किया। स्टॉक ऑलमोस्ट आपके पोर्टफोलियो में लेट्स से 50-60% आपके बाइंग प्राइस से ऊपर है, मतलब आपका अच्छा रिटर्न बन चुका है स्टॉक में। तो जनरली हमारा क्या होता है, जब रिजल्ट सीजन स्टार्ट होता है, जैसे ये अभी रिजल्ट सीजन स्टार्ट हुआ है, अर्निंग सीजन स्टार्ट हुआ है, तो इस सिनेरियो में हमारा फोकस क्या होता है कि हम उन बिजनेसेस पे थोड़े से कैजुअल हो जाते हैं, बिकॉज हमको लगता है कि रिटर्न तो बन गया है, बिजनेस भी अच्छा कर ही रहा है, सो इनका रिजल्ट इतना ज्यादा डीपली एनालाइज करने का पॉइंट बनता नहीं है, ये बिजनेस ठीक ही कर रहा है, आगे भी ठीक कर लेगा। और उसके ऊपर से हम मार्केट में भी देखते हैं कि हर दिन 4-4 5-5 कंपनीज के रिजल्ट आते हैं, हर कोई नई नई अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहा है। सो हमारा फोकस जो है वो दूसरी अपॉर्चुनिटी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क ये आता है कि ग्रेजुअली आप धीरे धीरे देखोगे कि आपके वो जो स्टॉक्स हैं जिनमें आपने रिटर्न अच्छा बना लिया है, बिजनेस अच्छा कर रहे थे, लेकिन अब उनके बिजनेस में छोटी छोटी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, जो हम ज्यादा डीपर लेवल पे एनालाइज नहीं करते, उसको असेस नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बिजनेस का डिमांड कम हो सकता है, किसी के मार्जिन घटने स्टार्ट हो जाते हैं, किसी का ग्रोथ नीचे आने लग जाता है। बट हमें क्या लगता है कि ये तो इतने क्वार्टर से अच्छा कर रहा है, सो आगे भी मैनेज हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। तो वहां पे हमारा ये कैजुअल बिहेवियर आ जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क ये है कि 2-3 क्वार्टर अगर आपने ऐसा बिहेवियर कंटिन्यू रखा, और उस बिजनेस का हर एक क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा मार्जिन इंपैक्ट होता गया या ग्रोथ इंपैक्ट होता गया, देन सडनली 2-3 क्वार्टर बाद आप देखोगे कि एकदम से बिजनेस में कोई बड़ा प्रॉब्लम आया और स्टॉक एकदम से वापस 20-25% और नीचे। तो जो स्टॉक आपका 50-60% प्रॉफिट में था, सीधे 2-3 क्वार्टर के बाद आपको पता लगेगा कि ये तो मेरा 10-20% लॉस में आ चुका है। ये सबसे मतलब सबसे बुरा फेस है इन्वेस्टिंग का एक इन्वेस्टर की जर्नी में, कि जिस स्टॉक में आपने पैसा बना लिया था, वहां से अब आप एक बड़ा अमाउंट जो है वो लूज कर चुके हो। क्योंकि मार्केट में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप नए स्टॉक पे कितना पैसा बनाते हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो एग्जिस्टिंग रिटर्न बन गया है उसको आप कैसे प्रोटेक्ट करके रखते हो। क्योंकि ये वाला अगर आपका चला गया और अगले वाले पे अगर आप 40-50% बना भी लेते हो, तो भी ओवरऑल देखो तो आप सेम लेवल पे रहोगे, आपका कंपाउंडिंग काम नहीं करेगा आपके फेवर में। वो कब करेगा, जब एग्जिस्टिंग वाले को आप बचाओगे, प्रोटेक्ट करोगे, एंड इसके ऊपर इंक्रीमेंटल रिटर्न आप जनरेट करोगे। तो ये हमारा उस केस में होता है जब हम कोई स्टॉक अच्छा रनअप दे चुका होता है एंड हम थोड़ा सा कैजुअल हो जाते हैं उसके बिजनेस को लेकर के, उसके फंडामेंटल्स को लेकर के। इसका एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें तो अरमान फाइनेंशियल एक बहुत मतलब मेरा पर्सनल एग्जांपल है उसके साथ में। सो अरमान अराउंड 1 से 1.5 साल तक मैंने उस स्टॉक को होल्ड करा था। माइक्रो फाइनेंस का सेक्टर वी ऑल नो कि बूम कर रहा था, पूरा सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेलविंड था। अरमान फाइनेंशियल उस सेक्टर का लीडर 50-60% पे ग्रो कर रहा था। आरओई सुपर 30-35%, एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी, अर्निंग ग्रोथ सुपर सॉलिड। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग बैट था अरमान फाइनेंशियल। लेकिन क्या हुआ, लास्ट ईयर 3rd क्वार्टर के आसपास उसका थोड़ा सा बकेट खराब होना शुरू हुआ। मतलब जो नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं जिन्होंने 1 EMI 2 EMI मिस करी, वो वहां से थोड़ा सा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ। सो क्लियरली वहां पे ये विजिबल था कि थोड़ा सा अनसर्टेनिटी डेवलप हो रहा है उस बिजनेस के अराउंड। तो वहां पे बेस्ट डिसीजन क्या है कि एलोकेशन आप कम कर लो, अपना एलोकेशन आप धीरे धीरे कम कर लो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि फ्यूचर में इसका कैसा इंपैक्ट पड़ सकता है, बिकॉज मैनेजमेंट ने भी कोई क्लैरिटी नहीं दी थी उस टाइम पे। सो वहां पे एलोकेशन कम किया। 4th क्वार्टर में फिर से रिजल्ट आया एंड अगेन ग्रॉस एनपीए और बढ़ गया अरमान फाइनेंशियल का,
एलोकेशन और कम कर लिया बिकॉज अनसर्टेनिटी और बढ़ गई, मैनेजमेंट ने फिर से क्लैरिटी नहीं दी। एंड बाय द टाइम जब तक उनका ये फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया और तब तक ये पूरा माइक्रो फाइनेंस का प्रॉब्लम जो है वो स्प्रेड हो चुका था बुरी तरीके से, मेरा एलोकेशन आई थिंक जो मेरा इनिशियल पोजीशन था उस स्टॉक में हार्डली 10-15% का उसका एलोकेशन बचा हुआ था। तो फर्स्ट क्वार्टर के बाद जब मेरा एग्जिट हुआ स्टॉक के अंदर तो टोटल इंपैक्ट अगर आप देखोगे तो बहुत मिनिमल था। वो क्यों था? बिकॉज कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग चल रही थी और उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मेरा चेंज चल रहा था मेरे पोर्टफोलियो के अंदर। तो वो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आप दूसरा केस देखो कि अगर लगातार पोजीशन कट नहीं की होती एंड सीधे फर्स्ट क्वार्टर के बाद में याद आता कि यार अब तो बिजनेस खराब हो गया, अब क्या करें, इसमें निकलें, एग्जिट करें या और ज्यादा एलोकेशन बढ़ाए, तब बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर, क्योंकि आपका पूरा का पूरा पोजीशन अब जाके एग्जिट हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा रिस्क होता है। बिकॉज पहले वाले केस में तो वही पॉइंट है कि आपको मीडिया में पता चल जाएगा, हेडलाइन है, कहीं ना कहीं से आपको आइडिया लग जाएगा और उसमें किसी का भी बेसिक कॉमन सेंस होगा तो वो निकलेगा ऐसे स्टॉक से, ऐसे बिजनेस से। लेकिन ये वाला जो केस है जहां पे आपका रिटर्न बन गया है, आपके पोर्टफोलियो का स्टॉक है, लेकिन क्योंकि आप डेली मार्केट में बिजी हो, अपने पोर्टफोलियो पे फोकस नहीं कर रहे हो, तो आपका वो जो डिक्लाइन है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड जब तक आपको उसका आइडिया लगेगा एक बहुत बड़ा रिटर्न आप मिस कर दोगे मार्केट से और वो लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है ऑफ कोर्स। सो इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? इसका सबसे बेस्ट है कि आपके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स हैं, 7-8-10 जितने भी स्टॉक्स हैं, रिजल्ट सीजन जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहला फोकस आपको इनके ऊपर करना है। जो आपकी मतलब जो आपके वॉच लिस्ट के अंदर जो बाकी स्टॉक्स हैं, बाकी बिजनेसेस हैं, उनको साइड पे रखना है। पहले पहले इनको देखना है, इनका रिजल्ट देखना है। आज रिजल्ट आया है तो आज ही रिजल्ट देखना है। एंड रिजल्ट देखने के बाद दो क्वेश्चन हमको हमेशा हमेशा पूछने हैं ऐसे बिजनेसेस से। दो क्वेश्चन क्या होंगे? सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि क्या ये जो रिजल्ट आया है इस कंपनी का, क्या ये डिजर्व करता है कि मेरा इंक्रीमेंटल कैपिटल, मेरा फ्रेश कैपिटल इस बिजनेस के अंदर जाना चाहिए? अगर उसका आंसर है यस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस का फंडामेंटल सीक्वेंशियली मतलब पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में और इंप्रूव हुआ है और अपॉर्चुनिटी और ज्यादा अच्छी हुई है, तो मेरा फ्रेश कैपिटल डिजर्व कर रहा है। अगर उसका आंसर है नो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस ठीक कर रहा है बट मेरे पास और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो मैं वहां फ्रेश कैपिटल डाल सकता हूँ, इतनी पोजीशन मैं मेंटेन करूंगा, पोजीशन और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम कभी नहीं पूछते, हमारा फोकस होता है क्या कि बिजनेस अच्छा कर रहा है तो एलोकेशन बढ़ा दो, कितना भी बढ़ा दो। लेकिन दूसरा वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी रिजल्ट आया तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछना है कि क्या ये परफॉर्मेंस, ये जो ये रिजल्ट है इस कंपनी का, क्या ये डिजर्व करता है कि मैं अपना एलोकेशन यहां से कम कर लूं? ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। एलोकेशन बढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलोकेशन कम करना। अब एलोकेशन कम करने का बहुत सारा रीजन हो सकता है, मतलब डिमांड कम होना, या फिर लेंडिंग बिजनेस है तो एनपीए बढ़ना, अगर रिटेल का बिजनेस है तो स्टोर एक्सपेंशन में इंपैक्ट पड़ना, मैनेजमेंट का गाइडेंस घटना, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। वहां पे हमको उसके साथ में ये भी देखना है कि उसका उसका आगे का क्लैरिटी कितना है। मतलब अगर हमें लग रहा है कि यार क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी लग रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, तो उस केस में ऑफकोर्स हमको एलोकेशन कम करना है, बिकॉज वहीं पे रिस्क मैनेज होगा। और अगर उसका आंसर आता है कि नहीं एलोकेशन कम नहीं करना है, तो उसका मतलब ठीक है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप ये जो केबल वायर कंपनी है, जो केईआ इंडस्ट्री का जो रिजल्ट आया है, तो उसका रिजल्ट कुछ ऐसा खराब नहीं है, ठीक है, मार्जिन कम हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा नहीं आया है, लेकिन टॉप लाइन का ग्रोथ ठीक है, और रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए तो उससे तो मार्जिन पे 1-2 क्वार्टर में इंपैक्ट पड़ेगा। तो उसमें एज सच बिजनेस में कुछ ऐसा फंडामेंटल खराब नहीं हुआ है कि एलोकेशन कम करना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई तो वहां पे मैं एलोकेशन बढ़ा सकता हूँ, लेकिन इस पर्टिकुलर बिजनेस में फंडामेंटली ऐसा कुछ खराब नहीं है कि मैं एलोकेशन कम करूं। सो ये पॉइंट बनता है कि अगर रिजल्ट के बाद ये लग रहा है कि इसकी अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, तो एलोकेशन आज ही कम करना है, और ये हर एक क्वार्टर में हमको ये एक्सरसाइज करनी है। जैसे इस क्वार्टर में अभी रिजल्ट सीजन स्टार्ट हुआ है, तो अपने पोर्टफोलियो के सारे बिजनेसेस के साथ में हमको डेली ये प्रैक्टिस करना है। ये होगा आपका एक्टिवली इन्वेस्टिंग, इसको बोलते हैं कि एफिशिएंटली आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हो। वरना तो फिर वही है कि हम 1-2 क्वार्टर के बाद देखेंगे जो रिटर्न बना है वो रिटर्न गया, एंड 1 साल के बाद पोर्टफोलियो जहां था वो वही है, या इनफैक्ट और नीचे नेगेटिव लेवल पे आ जाएगा। तो ये रिस्क फ्रेमवर्क है जो पर्सनली मैं यूज करता हूँ, बहुत एफिशिएंट है। बिकॉज मार्केट में अगर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि अगर आपने अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लिया तो लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न बन जाएगा।
बिकॉज टाइम के साथ ऑफकोर्स सबका स्किल इंप्रूव होता है, आपका स्टॉक आइडेंटिफिकेशन इंप्रूव होगा, वैल्यूएशन को लेकर के कंसेप्ट इंप्रूव होगा, बिजनेस को लेकर के आपके फंडामेंटल्स और क्लियर होंगे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि कैपिटल प्रोटेक्शन। अगर आपका कैपिटल ही प्रोटेक्टेड नहीं रहा तब तो मतलब वेल्थ क्रिएशन तो आपका कभी हो ही नहीं सकता, सिर्फ वेल्थ डिस्ट्रक्शन होगा। सो प्रोटेक्शन पे पहले फोकस करना है, वो कहाँ से होगा? एक्टिवली मैनेज से। ये जो हम क्वार्टरली ट्रैक करते हैं बिजनेस का, ये इसका एक प्रोडक्टिव मतलब है। इसका मतलब है कि हमको एक्शन लेना है रिजल्ट देखने के बाद। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक रिजल्ट देखना है तो जस्ट हम रिजल्ट देख रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं। रिजल्ट देखने के बाद हमको ये सोचना है हर एक बिजनेस के बारे में कि क्या मेरा फ्रेश कैपिटल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये सोचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको हेल्प करेगा आपके रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ये। बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।